फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस पीएफली एपिसोड 13। स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं दायू को जो जिया से बहुत गुस्सा होकर बहुत ज़्यादा दिन कर रहे होते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वेंग जीशुई को। वो छुपकर दो आदमी को देख रहे होते हैं। वो दोनों आदमी नशे में होते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी पीठ पर कैरी करके ले चलते हैं और दायू वेंग जीशु को देख रहे होते हैं। वेंग जीशुई पीठ पर उठे हुए आदमी को नीचे उतार कर खुद उठ जाते हैं और सोचते हैं यह एक बहुत अच्छा कदम है। अगर मुझे अच्छे लोग मिल जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। तो फिर दायू वेंग जीशुई के पास जाकर उसका गला पकड़ के एक जगह पर ले आते हैं और उसे बैठाकर कहते हैं, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। कुछ दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। पैर से लेकर सिर तक सभी तरह की चीज़ों को उठाकर भाग गई थी। वेंग जीशुई कहता है, नशे में होने की वजह से मैंने आपको पहले नहीं पहचाना। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मेरे चाचा अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। ऐसे कहकर जाने के लिए उठने लगते हैं। तभी दायू उसे खींचकर बैठाकर कहता है, झूठ बोलते रहो, मुझे नया सीखने मिलेगा। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने पहली बार देखा है जो किसी को धोखा देकर छीन लेते हैं। वेंग जीशुई कहता है, धोखा? मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसा क्या कर दिया है? तो फिर दायू उसके कान से डायमंड ईयररिंग ले लेते हैं और कहते हैं, महीने के सारा पैसा खर्च करके यह मैंने खरीदा था और तुमने मेरे घर आकर बहुत सारा सामान के साथ यह भी चुरा लिया है। वेंग जीशुई कहता है, तुमने सब कुछ खो दिया है, 1 महीने से भी कम समय में। असल में बात कुछ इस प्रकार का है, जब मैं दूसरे दिन अपने नींद से जगा तब मैंने देखा तुम सो रहे थे और मैं तुम्हें जगाने के लिए कोशिश भी किया था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया और तभी मैं तुम्हारे घर का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया था। क्या कोई सुर तुम्हारे घर के अंदर गया था? ओ हाँ, अब याद आया। जब मैं तुम्हारे घर से निकला था तभी मैंने देखा कि तुम्हारे सामने के दरवाजे के बाहर 2 परछाइयाँ छिपी हुई थी। मैं बस उस समय सोच रहा था, इतनी जल्दी बाहर कौन हो सकता है? जरूर वो 2 व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ब्लैक जैकेट पहना हुआ था और दूसरा व्यक्ति पैर की समस्या से थोड़ा अक्षम था। गाइस, वेंग जीशु ने कहा है कि वो 2 परछाइयों को देखा था, लेकिन वो अभी बोल रहा है कि मैंने 2 व्यक्ति को देखा। तो एक ब्लैक जैकेट पहना हुआ था और दूसरा व्यक्ति का पैर अक्षम था। इसका मतलब यही हुआ, वो झूठ बोल रहा था। तभी दायू उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं, जरूर तुमने एक्टिंग एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है ना? ऐसे कहकर दायू उसे मारने लगते हैं और तभी वेंग जीशुई उसका पैर पकड़ लेते हैं और दायू को कहते हैं, मैं तुम्हें सीधे थाने ले चलता हूँ। वेंग जीशु कहता है, मैं जेल जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मुफ्त में खाना मिलता है और जिसके वजह से मैं पैसे भी बचा सकता हूँ। दायू कहता है, दयनीय व्यवहार करके मुझे तुम पर विश्वास करने के लिए प्रयास करने की कोशिश मत करो। जो लोग 1 महीने में लगभग 1000 से 2000 युआन कमाते हैं और वो लोग इसी पैसे से ठीक से जी भी सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को धोखा देते हो। यह सब तुम्हारी गलती है। वेंग जीशु कहता है, पहले मैंने भी काम किया है और नियमों का ध्यानपूर्वक पालन किया है।
तुम ही हो जिन्होंने मुझे इस शानदार इरोसिव जीवन शैली की ओर अग्रसर किया। यह सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुमने मुझे तुम्हारे घर लेकर गया था और मुझे तुम्हारा कीमती सामान देखकर चुराने का विचार आया और बिना काम करे कीमती सामान प्राप्त करने का मज़ा मिला। और उसके बाद मैं अपने अगले शिकार को खोजने की कोशिश में हर रोज़ यहाँ इंतज़ार करता हूँ। मेरे मन में ऐसा काम करने का विचार केवल तुम्हारे वजह से आया है। तुम्हारे वजह से ही मैं लोगों को ठगने लगा। बताओ, क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? तो फिर डायू सोचते हैं ऐसे लोग हैं जो हर तरह के करियर में सफल होना चाहता है। ऐसे कहावत बहुत सच है। वेंग जीसुई जैसा बेकार लोग जीवन में इतना नीचे कैसे जा सकता है? लेकिन मैंने सुना है कि हर विधर्मी के जीवन में पीछे हमेशा एक दुखद कहानी होती है। उनके दुखद अनुभव का हिस्सा सुनना होगा और उसके बाद पुलिस स्टेशन भेजने के बारे में सोचना होगा। फिर डायू उसे कहते हैं, पहले मुझे छोड़ो। वेंग जीसुई कहता है, तुमने पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे नहीं मारोगी। डायू कहता है, मैं नहीं मारूंगा। फिर वेंग जीसु डायू का पैर छोड़ देता है और वो बैठ जाते हैं। तभी डायू उसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वेंग जीसु कहता है, मेरा नाम वेंग जीसुई है। डायू कहता है, बकवास, मैं तुम्हारी जांच की है। वेंग जीसुई नाम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वेंग जीसुई कहता है, मेरे पास परिवार नहीं है। डायू कहता है, तो तुम ओरिजिनली कहाँ से हो? वेंग जीसुई कहता है, शानडोंग से। डायू कहता है, तो तुम नॉर्थ की ओर से यात्रा करके यहाँ आए हो। वेंग जीसुई कहता है, मेरे बड़ी बहन बान में डूब गई थी, इसलिए मेरा नाम वेंग जीसुई कहा जाता है। गाइस, चाइना में वेंग का मतलब होता है बान की समस्याओं का इलाज करना और जीसुई का मतलब होता है नदी। और गाइस, डायू इस नाम का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करना। वेंग जीसुई कहता है, जब मैं सोता था तब मेरे माता पिता का तलाक हो गया था और मेरे माँ ने दोबारा शादी की और मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर कहीं और चला गया। मेरे दादी और मैं ही एक दूसरे के साथ रहते थे। मुझे जूनियर हाई स्कूल से बाहर कर दिया गया था। जब मैं 13 साल का था तब से रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था और मैंने एक महीने में 240 कमाया था। और बाद में मेरे दादी का निधन हो गया। फिर वेंग जीसु रो को कहता है, मेरे चाचा और मेरे पिताजी ने अपनाने के लिए मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं बीजिंग चला आया। मुझे यहाँ आए हुए 7 या 8 साल हो गया है। मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है। मुझे कौन काम पर रखेगा? मैं केवल होकर या मजदूर जैसे कम वेतन वाली नौकरियों में ही काम कर सकता हूँ। चिड़ियाघर में कपड़े बेचने के लिए जाता हूँ। इतने कम पैसे से जीने के लिए भी काफ़ी नहीं होता है। जिस दिन मैं तुमसे मिला था उस दिन मेरे जेब में केवल कुछ ही पैसे बचे थे। बार में मुफ्त में ड्रिंक करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। यह नहीं पता था कि तुम मुझे घर ले जाओगी। तुमने मुझे 1000 दिया घर से बाहर जाने के लिए। अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता तो तुम्हारा सामान नहीं चुराता। मैं चोरी के पैसों को घर लेकर आया, चीज़ों खरीदा और भयावता से काम लिया। फिर रिश्तेदारों के सामने दिखावा क्या? तुम्हें पता है, जब उन्होंने मेरे प्रशंसा की, मुझे सच में
अंदर कैसा लगा? फिर वेंग जीशु डायो के हाथ पकड़ के कहता है, बड़े भाई, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, आप मुझे थाने क्यों नहीं भेजते? अब ऐसे नहीं जी सकते। मुझे नहीं लगता है कि मैं एक इंसान की तरह जी रहा हूँ। तभी डायो कहता है, तुम सच में जेल जाना चाहते हो? तुम स्वयं वहाँ जा सकते हो। ऐसे कहकर डायो वहाँ से चले जाते हैं और वेंग जीशुई वहीं पर बैठकर रोते रहते हैं। गाइस, वेंग जीशु ने जो कुछ भी कहा अपने बारे में सब कुछ सच था। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं डायू जिया के इंतजार में उसके घर के सामने खड़े होते हैं। उतने में जिया वहां आते हैं और डायू को पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? डायू कहता है, आज मैं यहाँ 2 बार पहले ही आ चुका हूँ। जिया कहता है, तुम्हें पता है मुझे शोर से डर लगता है, इसलिए मैं अकेले कुछ समय शांत से बिताने के लिए निकला था। आओ अंदर चलो। डायो कहता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। मुझे वेंग जीशु मिल गया है। जिया कहता है, तुम्हें उसे मिल गया है? तुमने उसे कहाँ ढूंढा? फिर डायू वेंग जीशु के बारे में सब कुछ जिया को बता देते हैं और जिया पूछते हैं, क्या उसने तुमसे फिर से झूठ तो नहीं बोला? डायो कहता है, यह संभव नहीं है। क्या वो मुझसे फिर से झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता है? फिर जिया उसे पूछता है, अभी टाइम कितना हुआ? तभी डायो अपने घड़ी देखने लगते हैं, लेकिन उसके हाथ में घड़ी नहीं होता है। तभी डायो सोचते हैं, जो हमें एक फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं, जब वेंग जीशु डायो के हाथ पकड़ के भीख मांग रहा था, तभी वो डायो का घड़ी ले लेते हैं। तभी डायो गुस्से होकर कहते हैं, वेंग जीशुई, अगर मैं तुम्हें फिर से पकड़ लिया तब मैं तुम्हें पेशाब में डुबा दूंगा। फिर अगले स्क्रीन पर ट्रेनिंग हॉल का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहां एक बॉडीगार्ड कुछ ट्रेनिंग के बारे में कह रहे होते हैं। उतने में जिया एक अनार कार्टून लेकर आते हैं और वो बड़ा और अच्छा अनार को अपने बैग पर रख लेते हैं। फिर बॉडीगार्ड्स के बीच में अनार खाने के लिए देते हैं और सभी लोग अपने अपने अनार ले लेते हैं। सभी लोग अनार लेने के बाद जिया अपने बैग में रखे हुए अनार को निकालकर बाहर रख लेते हैं और उतने में युआन जोंग वहां आते हैं और जिया को पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ बचा है? तभी जिया कहता है, तुम खुद ही देख सकते हो। तभी युआन जोंग एक अनार लेते हैं और तभी सी पूछते हैं, मिस्टर युआन, आपका अनार मेरे से इतना बड़ा क्यों है? फिर बॉडीगार्ड्स आपस में बात करते हैं कि यह मेरे से दुगना बड़ा और लाल है। तभी युआन जोंग जिया के तरफ देखते हैं और जिया बॉडीगार्ड्स को कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा? तुम लोग शिकायत कर रहे हो। अगर इतना सोता है तो तुम लोग अपना अनार लेकर यहाँ रख दो, मैं इसे देने के भी तैयार नहीं हूँ। फिर युआन जोंग अनार को 2 टुकड़े करके उसे एक टुकड़े देते हैं और उसे पूछते हैं, तुम्हारे हाथ इतने ठंड क्यों हैं? तुमने विशेष रूप से अटम के लिए बनाए गए पैंट नहीं पहनी क्या? जिया कहता है, मुझे इस तरह की पैंट पहनने हुए कई साल हो गई है। फिर जिया वहां से चले जाते हैं। फिर युआन जोंग एक बॉडीगार्ड को हीटिंग सेवा तैयारी करने के लिए कहते हैं। फिर मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं। जिया ट्रेनिंग हॉल आते हैं और उसे गर्म महसूस होते हैं और वो सोचते हैं उन्होंने जल्दी हीटिंग सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। फिर उतने में सी आते हैं और सभी बॉडीगार्ड्स को स्विमिंग पोजीशन के लिए जाने कहते हैं। फिर सभी लोग स्विमिंग के लिए तैयार होते हैं और 3 लड़की जिया के बॉडी को देखकर उसके पास जाकर कहती है, मुझे लगा कि तुम्हारा बोट सोने में अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही कुछ बात कहती है। तभी
वहाँ युआन जोंग आते हैं और सभी लोग को स्विमिंग के बारे में कुछ कहता है और फिर सभी लोग का स्विमिंग प्रशिक्षण होता है। जियाओ स्विमिंग नहीं कर पाता है तभी युआन जोंग उसके पास आते हैं और कहता है, जब मैंने पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कहा था, क्या तब तुमने नहीं सुना था? मैंने क्या कहा था? जिया कहता है, मैं नहीं सुन रहा था। फिर युआन जोंग उसे स्विमिंग करना सिखाते हैं और सी युआन जोंग को कहते हैं, मिस्टर युआन उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है कि आप एक दूसरे के पक्षियों के पास जा सकते हैं। तभी युआन जोंग उसके तरफ घूरकर देखते हैं और शी कुछ नहीं कहता है और स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर युआन जोंग जिया को स्विमिंग सिखाने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।